कांता अपनी बहू तारा और बेटे मानव के साथ रहती है और उसकी बेटी आरोही की कुछ समय पहले ही शादी हुई होती है। एक रोज जब वो अपने मायके रहने आती है तभी, चलो अच्छा हुआ जो तू आ गई। अब हम दोनों माँ बेटी खूब घूमेंगे। तुझे पता है, मैंने तुझे बहुत याद किया। हाँ माँ, मैंने भी आपको बहुत याद किया। लेकिन माँ, मैं यहाँ पर सिर्फ 5 से 6 दिनों के लिए ही आई हूँ, तो घूमना फिरना तो उसी हिसाब से होगा। ठीक है ना? ठीक है बेटा। ये लो आरोही, तुम्हारे फेवरेट पैनकेक बनाए हैं मैंने। जी भर के खाओ। वाओ भाभी, थैंक यू सो मच। आप तो कमाल के पैनकेक बनाती हो। खाना होने के बाद आरोही अपने कमरे में जाकर आराम करती है। फिर शाम में, अरे माँ जी, आप इतनी बन ठन कर कहाँ पर जा रही हो? वो भी इस समय? मैं तो आरोही के साथ बाहर जा रही हूँ बेटा। क्या? लेकिन आरोही तो कब की जा चुकी है अपनी सहेलियों के साथ, तो फिर आप उसका इंतजार क्यों कर रही हो? ये कब हुआ? अरे माँ जी, उसकी सहेलियां हमारे घर के बाहर आई थी उसे लेने के लिए और कहकर गई है कि उन्हें आने में देरी होगी और बाहर से ही खाना खाकर आएगी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अब ससुराल जाकर वो अपनी सहेलियों से कहाँ मिल पाती होगी, इसीलिए मायके आने के बाद उनसे मिलने गई होगी। जाने दो, मैं उसके साथ फिर कभी चली जाऊंगी। कांता को बहुत बुरा लगता है। फिर अगले दिन, अरे आरोही बेटा, कहाँ रह गई तू? बाहर आ चल, मैंने तुम्हारी पसंदीदा फिल्म लगाई है, तो हम दोनों साथ मिलकर देखेंगे। सुन रही है ना तू? अरे कहाँ पर है तू? अरे माँ जी, आरोही को वीडियो कॉल आया है, तो वो पिछले आधे घंटे से अपने ससुराल वालों के साथ फोन पर बात कर रही है और उन्हें तो आपकी आवाज सुनाई भी नहीं दे रही होगी क्योंकि उन्होंने हेडफोन पहना है। हे भगवान, इस लड़की को तो यहाँ आने के बाद भी अपना ससुराल ही सूझ रहा है। फिर बाद में, आई एम रियली सॉरी माँ, वो भाभी बता रही थी कि आप मेरा इंतजार करते करते थक गई और सो गई, और मैं भी क्या करूँ माँ, घर पर माँ जी और पापा जी के बीच में बहस हो गई थी, तो मैं उन दोनों को ही समझा रही थी। और आज विवेक की छुट्टी है ना, इसीलिए मैं उससे भी बात कर रही थी। ये सब क्या चल रहा है आरोही? वो अपने ससुराल वालों के साथ तो वहां पर 24 घंटे रहती है और हमारे पास तो यहाँ कितने थोड़े समय के लिए आई है, और यहाँ आकर भी तो उन्हीं से बात कर रही है। ऐसा कैसे चलेगा बेटी? अब देख, आज का दूसरा दिन भी खत्म हो गया और तूने अभी तक मेरे साथ ठीक से आधा घंटा भी नहीं बिताया। आई एम रियली सॉरी माँ, लेकिन कोई बात नहीं, अब भी मेरे पास 3 से 4 दिन है, इसीलिए आप फिक्र मत करो, क्योंकि मैं अब आपके साथ भी समय बिताऊंगी। लेकिन देखते देखते 3 से 4 दिन भी बीत जाते हैं और आरोही कभी बाहर घूमती तो कभी आराम करती, तो कभी कभी वो बस अपने फोन में ही घुसी रहती, जिस कारण वो अपने मायके वालों के साथ समय ही नहीं बिता पाती। और दिन खत्म होने पर वो अपने ससुराल चली जाती है। देखा ना तूने तारा, शादी के बाद आरोही कैसे बदल गई है। 5 से 6 दिनों के लिए आई थी वो यहाँ पर, लेकिन पता ही नहीं चला कि वो कब आई और कब चली गई। ओफो माँ, अपना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अब ससुराल में रहते हुए उस बेचारी को इन सब कामों को करने का समय ही कहाँ मिलता होगा। घूमना फिरना, आराम करना, फोन इस्तेमाल करना, ये सब तो मानो वहां जाकर भूल ही चुकी होगी वो, इसलिए वो ये सब यहीं पर आकर करती है। अरे लेकिन उसे भी तो समझना चाहिए ना कि उसके मायके में भी उसके रिश्तेदार है। अरे हमारे साथ वो एक भी वक्त पर खाने पर नहीं थी, कभी सोती रहती तो कभी टीवी देखती, या फिर ज्यादातर बाहर ही रहती। ऊपर से आई भी तो केवल 5 से 6 दिनों के लिए। अब क्या ही बोलूं मैं उसे। लेकिन माँ जी, अगर वो ये सब कर रही थी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हमसे प्यार ही नहीं करती। वैसे भी ससुराल में रहते हुए भी वो आपको हर 3 घंटे में कॉल करती रहती है। अब ये प्यार नहीं है तो क्या ही माँ जी। और रही बात 5 से 6 दिनों की,
तो मैं भी तो अपने मायके केवल 5 से 6 दिनों के लिए ही तो जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे बिना चीजें काफी अधूरी रहती है। अब तू मुझे ज्ञान मत देती बेट, मैं सब समझती हूँ। ऐसे ही बाल सफेद नहीं हुए मेरे। फिर कुछ दिनों के बाद, हाँ बोल, क्या बोल रही थी तू मुझे? मैं ये कह रही थी कि मैं आज बाजार गई थी और वहां पर 2 सुंदर सुंदर साड़ियां देखी मैंने, जो आप पर खूब जचेगी। इसीलिए मैंने वो दोनों साड़ियां आपके लिए ले ली। चलो अच्छा है, जो कभी कभी तुझे तेरी माँ की भी याद आती है। और ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? वैसे मैं अब 2 महीनों के बाद ही आऊंगी, तो तब हम दोनों मिलकर खूब एंजॉय करेंगे। तू तो रहने ही दे, कब आती है कब जाती है कुछ समझ नहीं आता। और अब अगर तुझे आना ही है तो 5 से 6 दिनों के लिए नहीं, बल्कि अच्छे खासे लंबे समय के लिए आना, वरना आना ही मत। डफोड़ के हिक्की। अच्छा बाबा ठीक है। और कुछ? नहीं नहीं, और कुछ नहीं। फिर 1 महीने के बाद, अरे आरोही बहू, वो जमीन के काम के सिलसिले में हमें गांव जाना पड़ेगा, वो भी लगभग 15 से 20 दिनों के लिए। सब कुछ एकदम अचानक से हो गया, इसीलिए तुझे हम लास्ट मिनट पर बता रहे हैं। अब तो ही देख, तुझे यहाँ पर रहना है या अपने मायके चली जाना है, अब ये तुम पर निर्भर है। ठीक है माँ जी, मैं अपने मायके ही चली जाती हूँ, वही बेस्ट रहेगा मेरे लिए। देखो बेटा, तुम्हें अगर हमारे साथ गांव चलना है तो चल सकती हो, लेकिन वहां पर तो हम तीनों दिन भर बाहर ही रहेंगे और तू अकेली दूसरे घर वालों के साथ बैठकर बोर हो जाएगी। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर रुकने का सुझाव दिया। हाँ माँ जी, आपने एकदम सही सुझाव दिया है, इसलिए मैं यहीं पर रहूंगी। आप लोग भी अपना काम निपटा कर जल्दी वापस आ जाना। फिर आरोही अपने ससुराल वालों के गांव जाने पर वो अपने मायके चली जाती है। हाँ माँ जी, वैसे आपने पापा जी की दवाई तो दे दी है ना? और हाँ, प्लीज विवेक से कह दीजिए कि रात में सोने से पहले अपनी आंखों में ड्रॉप्स डालकर सो जाए, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले उसे एलर्जी हुई थी ना, इसलिए अगले कुछ दिनों तक डॉक्टर ने उसे ड्रॉप डालने के लिए कहा है। हे भगवान, ये लड़की भी ना। अरे तारा ने पिछले 15 मिनट से ये थाली यहीं पर रखी है, सारा खाना ठंडा हो गया, लेकिन इसके फोन पर बकबक खत्म ही नहीं हो रही। बस 2 मिनट माँ, अभी आती हूँ। अरे जब तुझे यहाँ आकर भी अपने ससुराल वालों से ही बातचीत करनी थी, तो तू अपने मायके आई ही क्यों, गधेड़ी कही की। और इस बार भी आरोही अपनी माँ को ठीक से समय ही नहीं दे पाती और 5 से 6 दिनों के बाद वो अपनी सहेलियों के साथ ट्रिप पर चली जाती है। इस बार तो मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हुआ है, हद होती है। 15 दिनों के लिए वो अपने ससुराल से फ्री थी, तो उसे यहाँ पर रुकना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, वो निकम्मी अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली गई। अरे माँ जी, क्यों गुस्सा कर रही हो? अब ससुराल जाने के बाद वो अपनी सहेलियों के साथ घूमने थोड़ी ना जा सकती है, इसीलिए उसे अभी घूम लेने दीजिए। हाँ हाँ, तू और मानो तो बस उसी की तरफदारी करती रहो। एक माँ के मन की तो किसी को नहीं पड़ी। अरे वो लड़की तो सबका कितना विचार करती है, लेकिन अपनी माँ की तो उसे कुछ पड़ी ही नहीं। खैर, जाने दो। इतना कहकर कांता अपने कमरे में चली जाती है। ये माँ जी को क्या हो गया है मानो, वो तो बस अपने तरफ से ही विचार कर रही है। एक बार आरोही की तरफ से भी उन्हें सोचना चाहिए ना। अब मैं भी इसमें क्या कहूँ तारा, समझा समझा कर थक गया हूं मैं। फिर थोड़े दिनों के बाद जब तारा अपने मायके चली जाती है, तभी देखिए माँ जी, खाली पेट दवाई बिल्कुल मत लेना। और हाँ, मानो को आज तक टाई बांधने नहीं आती, इसीलिए उसकी टाई तैयार करके रख देना, ताकि सुबह सुबह वो परेशान ना हो। और दूध वाले के पैसे मैंने दे दिए हैं। कल दोपहर को आप घर पर नहीं थी ना, तो इसीलिए आपको ये बात पता नहीं, इसीलिए आप उसे आज कोई पैसे मत देना। अरे हाँ बाबा, समझ गई मैं। और अब तो अपने मायके में अच्छे से समय बिता और यहाँ बार बार फोन घुमाकर अपना समय बर्बाद मत कर। ऐसा नहीं है माँ जी,
अब चिंता तो लगी रहती ही है ना। अब देखिए, मैं भी अभी अपने मायके आई हूँ, फिर भी आपको फोन करके बार बार खबर ले रही हूँ आपकी। और यही सब आरोही के साथ भी होता है। शादी के बाद एक लड़की अपने मायके और ससुराल की जिम्मेदारियों में बटकर रह जाती है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तू अपना ज्ञान शुरू मत कर, करती हूँ मैं तुझे बाद में फोन। इतना कहकर कांता कॉल कट कर देती है। फिर एक दिन जब छुट्टियों में आरोही अपने मायके आती है, तभी, ये ले बेटा, तेरी पसंदीदा मिठाई बनाई है मैंने, जल्दी खाकर बता मुझे कि ये मिठाई कैसी बनी है। अरे वाह माँ, ये मिठाई तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। अरे मिठाई बनाने में तो आप बेस्ट हो। चुप कर, झूठी कही की। अरे सच माँ। अच्छा सुनो, आज शाम को हम दोनों साथ मॉल जाएंगे, क्योंकि आज वहां पर एक फंक्शन है ना, जहाँ पर पुरानी जमाने के सुपरस्टार आने वाले हैं, तो आप उनसे मिल भी पाओगे। क्या? सच में बेटा? हाँ माँ, पर मैंने तो हमारे टिकट्स भी बुक कर दी है, इसीलिए आज शाम को आप तैयार रहना। आरोही की ये बातें सुनकर कांता बहुत खुश हो जाती है। और अब इस बार आरोही अपनी माँ के साथ अच्छा समय बिताती है। लेकिन अचानक से एक रोज बाथरूम में पैर फिसलकर कांता को चोट लगती है। अब आपको आराम महसूस हो रहा है ना माँ? हाँ बेटा, बाम लगाने से थोड़ा दर्द कम हो गया है। अब चल आरोही, तुझे ससुराल भी तो जाना है ना आज। विवेक ने कहा है कि उसे आने में देरी होगी, और आज तो मेरा डे ऑफ है, इसीलिए मैं ही तुझे छोड़ देता हूँ। उतना ही विवेक का भी समय बच जाएगा। नहीं नहीं, आज तो ये कहीं नहीं जाएगी। अब जब इतने दिनों तक ये रुकी गई है, तो मेरा पैर ठीक होने तक अगर ये रुक जाएगी, तो इसके घर पर कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन माँ, कोई बात नहीं भैया, मैं रुक जाती हूँ। अब आरोही थोड़े और दिनों के लिए रुक जाती है, और वो अब कांता की सेवा करने लगती है। लेकिन 2 दिनों के बाद अचानक से उसे ससुराल से कॉल आता है। अरे सारा सामान लेकर तू कहाँ जा रही है? मुझे माफ कीजिए माँ, लेकिन मेरे ससुर जी की तबीयत गंभीर रूप से खराब हुई है, इसीलिए अब मुझे ससुराल निकलना ही होगा। भैया भाभी, माँ का ध्यान रखिए, आती हूँ मैं। अरे पर अब आरोही ससुराल चली जाती है। देखा ना, अपनी माँ के बारे में एक बार भी सोचा नहीं इसने। अरे वहां पर तो उसके ससुर को देखने के लिए उसका पति और उसकी सास है। तनिक 2 दिनों के लिए अपनी माँ के पास रुक जाती, तो इसके ऊपर ऐसा कौन सा संकट आ जाता। अब कांता आरोही से कटी कटी सी रहने लगती है। वो ना तो उसका कॉल उठाती है, और ना ही उसके किसी मैसेज का रिप्लाई करती है। फिर एक दिन जब तारा अपनी माँ के जन्मदिन के लिए मायके गई होती है, तभी घर में अकेली कांता फिर से फिसलकर गिर जाती है, और उसके पैर की चोट और ज्यादा दर्द करने लगती है। अरे नहीं, मर गई रे। फिर कांता का एक कॉल आने पर तारा फौरन अपनी माँ के जन्मदिन की पार्टी छोड़कर ससुराल आ जाती है। ये काढ़ा पीजिए माँ जी, चोट पर मैंने लेप लगा दिया है, तो उससे आपको आराम मिलेगा, और इस काढ़े से आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी। और इसे बनाना मुझे मेरी माँ ने सिखाया था। लेकिन तारा बेटा, तू अपनी माँ का जन्मदिन छोड़कर यहाँ पर क्यों आई है? अब मैं यहाँ पर मर थोड़ी ना रही थी। मरे आपके दुश्मन माँ जी, और मेरे लिए जैसे मेरे मायके वाले हैं, वैसे ही मेरे ससुराल वाले भी हैं। दोनों मेरा ही घर है, और दोनों के प्रति मेरा फर्ज एक समान है। तो ऐसे में मैं आपके पास कैसे नहीं आती माँ जी? लेकिन बेटा, नहीं माँ जी, उस दिन भी जो आरोही ने किया वो गलत नहीं था। उसे भी उसके ससुर जी के लिए वहां पर जाना पड़ा, क्योंकि वो लोग भी उसके अपने हैं। और ये बात आपको समझनी होगी माँ जी, कि उसकी जिम्मेदारियां अब बढ़ चुकी हैं, और अब उसे हर किसी को बराबर का समय, प्यार और इज्जत देनी होगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसका आप पर से प्यार कम हुआ है और वो आपकी कदर नहीं करती। हाँ तारा, शायद तू सही कह रही है। इतने दिनों से मैं ही नासमझ जैसे बर्ताव कर रही थी।
जबकि मेरी बेचारी बेटी का इसमें कोई कसूर नहीं था। वो बेचारी तो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही थी। कांता को एहसास होने पर वो आरोही को कॉल करके उससे माफी मांगती है। ओफो माँ, आप प्लीज सॉरी मत बोलिए। और वैसे देखा जाए तो इसमें थोड़ी गलती मेरी भी है, लेकिन अब से मैं ध्यान रखूंगी कि अगली बार से जब मैं अपने मायके आऊं तो 5 से 6 दिनों के लिए नहीं, बल्कि ज्यादा दिनों के लिए आऊं और आपके साथ ढेर सारा समय बिताऊं। लव यू माँ। लव यू टू बेटा। और इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है। दीदी दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। पास वाली बेकरी से कुछ खाने को दिला दो ना। मेरे माई बापू नहीं है। प्लीज दीदी, दिला दो ना। अरे मेरे बच्चा, ठीक है, अभी दिलाती हूँ। लेकिन तेजस्वी, तेरे पास तो इतने पैसे है ही नहीं, अब क्या करेगी? खैर, पैसे खत्म होते ही तो हो जाने दे, लेकिन इस बेचारे बच्चे का भी पेट भरना ज्यादा जरूरी है। फिर तेजस्वी उस बेकरी में से कुछ खरीदकर उस गरीब बच्चे को दे देती है। शुक्रिया दीदी, लेकिन इतना सारा? हाँ बच्चा, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे दोस्तों के लिए भी है बेटा। शुक्रिया दीदी, अब बहुत अच्छी हो। खुश रहो बच्चा। तेजस्वी एक मिडिल क्लास परिवार से होने के बावजूद भी बहुत दान पुण्य का काम करती है। फिर आगे जाकर उसकी शादी अद्विक नाम के एक लड़के के साथ होती है। फिर शादी के बाद, अरे ओ महारानी, ये कपड़े भरकर कहाँ चली है तू? अरे क्या अब्बे माँ जी, कल जो हमने कपड़े पहने थे उन्हें धोने के लिए बाथरूम ले जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है। देख बहू, तुझे पता नहीं है, इस घर में हर कोई 2 दिन तक एक ही कपड़े पहनता है। अब आज तूने तो दूसरा कपड़ा पहन लिया है, लेकिन कल से तू 2 दिनों तक एक ही कपड़ा पहना करेगी, समझी कि नहीं? लेकिन क्यों माँ जी? एक दिन में ही रात तक कपड़े मैले और बदबूदार हो जाते हैं, और ऐसे में हम अगर उन कपड़ों को 2 दिनों तक पहनते रहेंगे तो ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। ज्यादा ज्ञान के मोती बटोर मत, और जितना कहा है उतना ही कर। 2 दिनों तक एक ही कपड़े पहनने से घर में पानी, साबुन और इस्त्री के लिए बिजली की बचत भी हो जाती है। क्या? अपनी सास इंदिरा की ये बातें सुनकर तेजस्वी बहुत चौंक जाती है। फिर ऐसे ही एक रोज घर पर ससुर प्रेमेंद्र और अद्विक से मिलने के लिए एक आदमी आता है जो उनके ही दुकान पर काम करता है। अब बोल घनश्याम, क्या हुआ है? शेठ जी, कुछ जरूरी बात करनी थी। तो बोल ना। वो शेठ जी, जब मैं आपकी दुकान पर काम करने नया नया आया था तभी आपने कहा था कि 2 से 3 सालों बाद आप मेरी पगार बढ़ा दोगे, लेकिन अब मुझे आपके पास काम करते हुए पूरे 4 से 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने मेरी पगार बढ़ाई ही नहीं। इसलिए विनती करता हूँ शेठ जी, मेरी पगार बढ़ा दीजिए ना। क्या? हाँ शेठ जी, आप तो जानते ही है ना कि गुजरते समय के साथ साथ महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। अरे माना कि तुझे हमारी दुकान पर काम करते हुए काफी साल बीत गया है, लेकिन तू काम भी तो वैसा करना, फिर मैं तेरी पगार बढ़ाने के बारे में सोचूंगा। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं घनश्याम। अरे तुम जब भी काम करते हो हर हफ्ते कुछ ना कुछ 19-20 तो होते ही रहता है। वो सब तो हम सहन करके लेते हैं ना, तो तुमसे इतना भी सहन करने नहीं होता क्या? आगे चलकर हम पगार बढ़ा देंगे, लेकिन अभी नहीं। लेकिन छोटे सेठ जी, भले ही काम में 19-20 होता हो, लेकिन मैं अपना काम तो पूरा करके ही जाता हूं ना। कभी कभी तो मैं एक्स्ट्रा का काम करने के लिए 1 से 2 घंटे भी रुक जाता हूँ, लेकिन उसके पैसे मैंने आज तक कभी नहीं मांगे। अरे तो बहुत बड़ा उपकार किया है क्या तूने हम पर? देख घनश्याम, तुझे काम करना है तो कर, वरना निकल जा, हम किसी और आदमी को ढूंढ लेंगे। अरे सेठ जी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? ऐसा मत कीजिए, मुझे काम से मत निकालिए। मैं जहाँ इतने साल रुका हूँ वहां थोड़े और समय के लिए रुक जाऊंगा। कोई बात नहीं सेठ जी।
घनश्याम घबरा जाता है और वो बेचारा वहां से चला जाता है। और ये सब देखकर तेजस्वी को बहुत बुरा लगता है। पापा जी, अद्विक, आप दोनों हमारे किराने की दुकान से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आप दोनों को घनश्याम भाई की पगार बढ़ाने के लिए इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मैं भी देखती हूँ ना कि वो दिन रात कितना काम करते हैं। उनके कारण ही हमारी दुकान सही सलामत है। और इतनी कंजूसी करके आपको क्या मिलने वाला है? जो इंसान जितनी मेहनत करता है उसे उसका मेहनतनामा तो मिलना ही चाहिए ना। अद्विक बेटा, अपनी लोगाई को समझा दे। नई नई आई है, घर गृहस्थी की जगह कारोबार के मामलों में पढ़ने की इसे कोई जरूरत नहीं है। आज के लिए तो मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन आइंदा से ऐसा हो गया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। लेकिन पापा जी। तेजस्वी, सुना नहीं पापा ने क्या कहा? जाओ, हमारे लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। तेजस्वी को फिर एक बार चुप करा दिया जाता है। ऐसे ही एक दिन, अरे अनुषा माँ जी, ये देखिए, मैंने हम सब के लिए नए कपड़े लाए हैं। अब त्योहार आने वाला है ना, इसलिए। लेकिन भाभी, आप इतने सारे कपड़े क्यों लेकर आई हो? और नहीं तो क्या, अरे हमारे यहाँ त्योहारों में नए कपड़े नहीं पहनते हैं। अरे इतने सारे कपड़े तो पहले से ही पड़े रहते हैं, तो उन्हें ही पहनना चाहिए ना। क्या? अरे आप तो नहीं, ये क्या कह रही हो? त्योहारों में तो नए कपड़े ही पहने जाते हैं ना, वरना एक तरह से पनौती लग जाती है। साल भर में कुछ ही दिन तो आते हैं त्योहार, अब इसमें भी कंजूसी करोगे तो कैसे चलेगा? ज्यादा मुंह मत चला बहू, तेरे पास भी वो नई साड़ी पड़ी हुई है जिसे तूने एक बार ही पहना है, वो भी अपने पग फेरे की रस्म के लिए। तो तू भी वही साड़ी पहन ले। और भाभी, मेरे पास भी ढेर सारे कपड़े पड़े हैं। हाँ बहू, इसीलिए जा, ये कपड़े जहां से लाई है वहीं पर जाकर लौटा दे। लेकिन माँ जी, ये कपड़े मैंने आप सबके लिए बड़े प्यार से लाए हैं, वो भी मैंने खुद के जुड़े हुए पैसों से लाए हैं। प्लीज माँ जी, पहन लीजिए ना। और अनुषा, इतना क्या सोच रही हो? हम साल के 12 महीने थोड़ी ना नए कपड़े खरीदते हैं। अब पहली बार मैंने आप सबके लिए कुछ लाया है, तो पहन लीजिए ना इसे। अरे तुझसे जितना कहा जाता है तू उतना ही काम क्यों नहीं करती? जाकर वो कपड़े लौटा दे, और जो पैसे वापस मिलेंगे वो पैसे तो मुझे दे देना, मैं उन्हें बचा कर रखूंगी। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही है, अब जाइए यहाँ से। फिर तेजस्वी को ना चाहकर भी वो सारे कपड़े जाकर लौटाने पड़ते हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे अद्विक, देखो ना, हमारे कमरे का हर एक फर्नीचर खराब हो चुका है। ये चेयर तो कभी भी टूट सकती है, और ना ही सिर्फ फर्नीचर, लेकिन पूरे घर को रिनोवेशन करने की सख्त जरूरत है। तुम्हें नहीं लगता क्या कि तुम्हें इस बारे में पापा जी से बात करनी चाहिए? नहीं तेजस्वी, इतने पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे फर्नीचर अच्छी क्वालिटी के हैं और आगे भी लंबे समय तक टिकेंगे। और ये घर भी जब बनाया था तब काफी मजबूत तरीके से बनाया था। इसमें इस्तेमाल किया गया सीमेंट भी अच्छी क्वालिटी का है, आजकल के जैसे केमिकल वाला बिल्कुल नहीं है। इसीलिए घर को रिनोवेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे जो है मैं वही बोल रहा हूँ, और माँ और पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। और मुझे तो ये लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रही हो। इतना दिमाग घर के कामों में लगा दो तो ज्यादा बेहतर होगा। अब जाओ, जाकर पानी गर्म करो, मुझे नहाने जाना है। हे भगवान, रोज रोज इसके लिए पानी गर्म करो। इतना पैसा कमाते हैं, लेकिन एक भी कमरे में गीजर नहीं है। पता नहीं मैं किस कंजूस ससुराल में फंस गई हूँ। अपने कंजूसी से भरे ससुराल की हरकतों से अब तेजस्वी दिन ब दिन बहुत परेशान होने लगती है। ऐसे ही एक दिन, जब इंदिरा बाहर गई होती है, तभी घर में तेजस्वी की सहेलियां आती हैं, और तब तेजस्वी उनके लिए 2 से 3 अलग अलग प्रकार के पकवान बनाती है। मेरी सहेलियां आज पहली बार ससुराल आई है, तो ऐसे में उनके लिए इतना सब बनाना तो बनता ही है।
कचौरियाँ थोड़ी ज्यादा ही बना देती हूँ। अनुषा को भी बहुत पसंद है ना, और माँ जी भी खा लेंगी, और थोड़ी कचौरियाँ दुकान भी भिजवा दूंगी। लेकिन बाद में जब इंदिरा वापस आती है तभी, अरे निर्लज्ज निठल्ली नाकारा, इतना सारा राशन बर्बाद करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? तूने अपनी नालायक सहेलियों के लिए इतने सारे पकवान क्यों बनाए? अरे माँ जी, मेरी सहेली आज पहली बार आ रही है ना, इसीलिए मैंने बनाए हैं। और ये सिर्फ मेरी सहेलियों के लिए नहीं है, बल्कि मैंने हम सबके लिए बनाए हैं। अरे लेकिन इतना सारा तामझाम करने की क्या जरूरत थी? सहेलियां है वो तेरी, कहीं की राजकुमारियां नहीं। अगर तू उन्हें चाय और बिस्किट खिलाकर रफा दफा कर देती तो ज्यादा बेहतर होता। बेवकूफ कहीं की। लेकिन माँ जी, मैंने अन्न का अनादर थोड़ी ना किया है, और घर में जितना खाना बनता है उतना ही अच्छा होता है। रसोई में भी माँ लक्ष्मी का वास होता है। और इतनी बचत करके क्या करने वाली हो आप? और अगर ऐसे ही राशन पड़ा रहेगा तो वो भी खराब हो जाएगा ना। उसके बारे में तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आइंदा से अगर तूने मुझसे पूछे बगैर राशन का इस्तेमाल किया तो मैं तेरी अच्छे से खबर लूंगी। इंदिरा की बातों से तेजस्वी को अब बहुत गुस्सा आता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती। फिर एक दिन अचानक से गांव से तेजस्वी की दादी सास आती है, और उनके आते ही सबकी बोलती बंद पड़ जाती है। अरे ओ पोता बहू, जा बेटा, जाकर मेरे लिए 3 से 4 प्रकार के अलग अलग पकवान बना दे, और मस्त गर्मा गर्म अदरक मुलेठी वाली चाय भी बना दे। क्या 3 से 4 अलग अलग प्रकार के पकवान? लेकिन दादी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। माँ जी मुझ पर बहुत चिल्लाएगी। वो ज्यादा राशन मुझे इस्तेमाल ही नहीं करने देती। अरे तेरी माँ जी की तो ऐसी की तैसी। अरे ओ इंदिरा बहू, कहाँ मर गई तू? हाँ माँ जी, बोलिए ना, क्या हुआ? अगर तूने आज के बाद पोता बहू को राशन इस्तेमाल करने के लिए रोक टोक की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। जा, तू और पोता बहू दोनों मिलकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ। ठीक है माँ जी। बहू, जाकर सब कुछ बना दे। अब क्या ही कर सकते हैं। अरे ओ महारानी, मैंने केवल पोता बहू से नहीं कहा है, तुझे भी कहा है, दोनों मिलकर बनाओ। सारा काम पोता बहू नहीं करेगी, समझी कि नहीं? क्या? फिर इंदिरा को ना चाहकर भी तेजस्वी के साथ मिलकर दादी सास के लिए सारे पकवान बनाने ही पड़ते हैं। हे भगवान, इतना सारा राशन बर्बाद हो गया। पता नहीं माँ जी को इस बार क्या हो गया है। ये अकेली बुढ़िया कितना खाएगी? फिर बाद में, अरे अनुषा बिटिया, इधर आ तो जरा। हाँ दादी, बोलिए ना। आज हम सब मॉल में जाएंगे और खूब मजे करेंगे। मैं कुछ खरीदारी करना चाहती हूँ और फिल्म भी देखना चाहती हूँ। और हाँ, और आज मुझे वो बाहर के होटल का खाना भी खाना है। क्या? अरे माँ जी, आप ये सब क्या बोल रही हो? एक दिन में ही इतना सारा खर्चा? ये बात तो सही नहीं है ना। चुप बैठ इंदिरा बहू, क्या सही है और क्या गलत ये तू मुझे मत सिखा। चलो जल्दी से सब तैयार हो जाओ, हम चारों आज घूमने जाएंगे। इस तरह से दादी सबके साथ घूमने जाती है और एक दिन में ही ढेर सारा बिल बनाती है। फिर रात में, ये तुम क्या बोल रही हो इंदिरा? हाँ प्रेमेंद्र जी, आपकी माँ ने तो 3 दिन में ही पूरे 50,000 रुपए का खर्चा करवाया है। हमारी बचत की तो उन्होंने पूरी बैंड ही बजा दी। लेकिन इतना जानने के बाद भी प्रेमेंद्र अपनी माँ से कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर अगले दिन अचानक से घर में मिस्त्री कामगार आते हैं और पेंटिंग और बाकी का थोड़ा बहुत काम करने लगते हैं। और तो और घर में सारा फर्नीचर भी नया मंगवाया जाता है। और ये सब देखकर घर का हर कोई हैरान रह जाता है। अरे माँ, ये सब आप क्या कर रही हो? अरे इन सब की क्या जरूरत थी? जरूरत थी? अरे तू तो बस पैसे कमाने के पीछे ही पागल हो गया है। तुझे घर की बिगड़ती हालत दिखाई नहीं देती क्या? एक दिन जब ये घर टूट जाएगा
तब तुझे समझ आएगा। अरे सारी दीवारें खराब हो चुकी है, मेज अलमारियां खराब हो चुकी है, और इस घर में क्या क्या खराब नहीं हुआ है वो पूछ। और ऊपर से तेरा दिमाग भी खराब हो चुका है, जो तू ये सब नहीं देख पाता। पता नहीं तुम लोग इस घर में कैसे रह रहे हो, लेकिन अब मैं आ गई हूं, तो मैं सब ठीक करके ही जाऊंगी। अपनी माँ की ये बातें सुनकर प्रेमेंद्र अपना सिर पकड़ लेता है। फिर एक रोज जब दादी सास घनश्याम को देखती है, तभी, अरे घनश्याम, तू इतना दुबला पतला क्यों हो गया है? अब क्या बताऊं दादी, बहुत टेंशन है मुझे। अरे क्या हुआ बेटा? पैसों की बड़ी तंगी चल रही है दादी। एक तो सेठ जी भी पगार नहीं बढ़ा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि इतनी महंगाई में घर कैसे चलाऊं। ठीक है घनश्याम, मैं समझ गई, लेकिन तू फिक्र मत कर बेटा। समझ, आज से तेरी पगार बढ़ चुकी है। मैं प्रेमेंद्र से बात करूंगी। क्या? सच में दादी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब दादी को प्रेमेंद्र पर बहुत गुस्सा आता है। मुझे कुछ नहीं पता, घनश्याम की पगार बढ़नी ही चाहिए। अरे और कितनी कंजूसी करोगे तुम लोग? खुद की हालत देखी है क्या? कितना कमाते हो, लेकिन खुद पर एक रुपए का खर्चा करने के लिए भी 1000 बार सोचते हो। ना तो अच्छा खाना खाते हो, ना ही अच्छे कपड़े पहनते हो। घर सड़ रहा है और उसी में तुम रह रहे हो। अरे इतना सारा पैसा बचाकर कहाँ लेकर जाना है? और इंसान पैसा किस लिए कमाता है? अपनी जिंदगी को और बेहतर और खुशहाल बनाने के लिए ना। तो फिर ये सब क्या है? पर माँ, चुप हो जा प्रेमेंद्र, मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे बचपन में मैंने तुझे ऐसे ही पाला था क्या? तेरे पापा इतने अमीर नहीं थे जितना कि तू है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने तुझे किसी भी चीज की कमी खलने नहीं दी। अरे जीवन में जितना दोगे उतना ही पाओगे। इसे कंजूसी करने से स्वयं लक्ष्मी मैया भी रूठ कर चली जाती है। दादी बिल्कुल सही कह रही है, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि बेहिसाब खर्चा करते जाओ, लेकिन जहां जरूरत है वहां तो खर्चा करना ही चाहिए ना। मुझे पोता बहू ने फोन करके सब कुछ बता दिया था, इसीलिए तुम सबको मैं जानबूझकर यहाँ पर सबक सिखाने आई हूँ, ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने पर आए। और अब भी वक्त है, सुधर जाओ। शायद आप सही कह रही हो माँ। इतने सालों से हम तो बस कमाते ही जा रहे हैं और बचत करते जा रहे हैं। जहां पर जरूरत होती है वहां पर हम अपने मन को मारकर चुप हो जाते हैं। लेकिन आज आपकी बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई माँ, और मुझे माफ करना। अब से मैं और कंजूसी नहीं करूंगा, और जहां पे भी जरूरत होगी वहां पे मैं खर्चा जरूर करूंगा। इस तरह अंत में सबकी अकल ठिकाने आ जाती है, और उस दिन के बाद से सभी लोग कंजूसी करना छोड़ देते हैं। कृतिका की शादी उसके दोस्त तुषार के साथ होने वाली होती है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी उत्सुक हूँ इस शादी के लिए। शादी के बाद सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा ना भाभी। हाँ रितिका, वो तो है। जहाँ तुषार और मैं एक एक घंटा मिलने के लिए इतना तड़पते थे, वही शादी के बाद हम दोनों एक ही घर में रहेंगे। मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी, उसकी देखरेख करूंगी। अब तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। लेकिन शादी करके सिर्फ तुषार में ही मत उलझ बैठना। अपने ससुराल वालों का भी ध्यान रखना, क्योंकि वो सब भी होंगे वहां पर। हाँ भाभी, जरूर। रीति रिवाजों से कृतिका और तुषार की शादी हो जाती है। कृतिका के ससुराल में उसकी सास सरला, ससुर भूषण और ननद तानी रहती है। फिर शादी के पहले दिन, बहू, अरे ओ बहू। जी जी माँ जी। अरे बहू, सुबह के 8 बज चुके हैं, अब जल्दी से उठ जा। वैसे तो तुझे हर रोज 7 बजे ही उठना पड़ेगा, लेकिन आज तेरा पहला दिन है ना, इसलिए आज मैं तुझे कुछ बोल नहीं रही। अब चल, जल्दी से नहा धोकर पूजा कर ले और अपने कामों में लग जा। आज तेरी पहली रसोई की रस्म भी है ना। हाँ माँ जी, ठीक है। और माफ कीजिए माँ जी, लेकिन कल से मैं 7 बजे जरूर उठूंगी। फिर कृतिका जल्दी से तैयार हो जाती है
और वो अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए रसोई में चली जाती है। ओ तेरी, मुझे तो ये मसाला भिंडी की सब्जी बनानी ही नहीं आती। अब मैं क्या करूं? अब तो इसमें बस यूट्यूब ही मेरी मदद कर सकता है, वही मेरी लाज रख सकता है। फिर कृतिका यूट्यूब पे देखकर मसाला भिंडी बनाती है। वो तरह तरह के पकवान बनाकर सबको परोसती है। भाभी, खाना बहुत ही अच्छा बना है। मैं तो ये हलवा टिफिन में भी लेकर जाऊंगी ताकि मेरे कॉलेज की सहेलियां भी इसे खा सके। शुक्रिया तानी। अरे बहू, ये तूने किस प्रकार की भिंडी बनाई है? अरे मसाला भिंडी ऐसी बनती है क्या? क्यों पापा जी, क्या हुआ? आपको ये भिंडी अच्छी नहीं लगी क्या? अरे इसका स्वाद तो कुछ और ही है। अपने मन से ही कुछ भी बना दिया तुमने तो। देखो बहू, आज का एक दिन मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन कल से नहीं। मुझे खाना एकदम सही से चाहिए। बता दो अपनी बहुरानी को सरला। जी, मैं उसे समझा दूंगी। कृतिका को भूषण की बात का बहुत बुरा लगता है और वो जाकर तुषार को बताती है। देखा ना तुमने तुषार, पापा जी ने मुझसे कैसे बात की। मेरे पहले दिन में ही उन्होंने मेरे खाने में कमियां निकाली, लेकिन तुम्हें तो वो सब्जी अच्छी लगी ना? अरे हाँ बाबा, मुझे वो सब्जी बहुत पसंद आई, लेकिन मसाला भिंडी पापा की पसंदीदा सब्जी है और वो उन्हें एकदम सही से बनी हुई चाहिए होती है, क्योंकि अगर वो सही नहीं बनती तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो हर किसी पर इसी तरह से गुस्सा करते हैं। लेकिन सच कहूं तो उनके गुस्से में भी प्यार ही छुपा होता है। वो बाहर से भले ही सख्त है, लेकिन अंदर से एकदम नरम है। फिर भी तुषार, मुझे उनकी बातों का बहुत बुरा लगा। ओफो कृतिका, अब जाने भी दो ना। चलो, अब मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। मुझे देर हो रही है। तुमने मेरा टिफिन तो पैक करके रख दिया ना? हाँ तुषार, रख दिया मैंने। चलो अच्छा है, अब मैं निकलता हूँ। बाय। इतना कहकर तुषार वहां से चला जाता है। शादी से पहले अगर मैं छोटी सी बात के लिए भी रूठ जाती तो तुषार मुझे मनाने चला आता, लेकिन आज शादी के बाद एक दिन में ही तुषार के स्वभाव में इतना बदलाव आ गया है। कृतिका का मूड अब ऑफ हो चुका था। तभी उसे उसकी प्रिया भाभी का फोन आता है। हाय कृतिका, कैसा है तुम्हारा ससुराल? सब कुशल मंगल तो है ना? तुम्हें तो बहुत मजा भी आ रहा होगा। अब भाभी को मैं क्या बताऊं, और आधे घंटे में मेरा मूड ऑफ होता जा रहा है। हेलो कृतिका, तुम हो ना कॉल पर? हाँ भाभी, सब ठीक है यहाँ पर और मैं बहुत खुश हूँ। चलो अच्छी बात है कि तुम पहले दिन में ही इतनी घुल मिल गई। मुझे उसी बात की चिंता थी, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है। अरे नहीं भाभी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, यहाँ पर सब ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे माँ जी बुला रही है। अरे हाँ, कोई बात नहीं, काम खत्म करके कॉल करना और अपना ध्यान रखना। जी भाभी। दोपहर में जब कृतिका को बाहर जाना होता है तभी वो कुर्ती पहन लेती है और तभी सरला उसे रोक लेती है। अरे रुक जा बहू। क्या हुआ माँ जी? जब भी कोई बाहर जाने वाला होता है तब उसे नहीं टोकते, तो फिर आपने मुझे क्यों टोका माँ जी? अरे बहू, तू ये कुर्ती पहनकर बाहर क्यों जा रही है? अभी भूल गई क्या? अब तेरी शादी हो चुकी है। पर माँ जी, मुझे कोई परवर नहीं सुनना है। अरे तू एक नई नवेली दुल्हन है, शादी को ठीक से एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और तू कुर्ती पहनकर बाहर निकल रही है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है माँ जी? अरे नहीं बहू, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक नई नवेली दुल्हन जैसे 1.25 महीने तक शादी का चूड़ा पहनकर रखती है, वैसे ही उसे अपना साज श्रृंगार भी पहने रखना होता है। और इसीलिए कह रही हूँ कि 1.25 महीने के बाद ही तू ये सब पहन ले। लेकिन अभी घर में 4 लोग आएंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे? नई बहू साड़ी छोड़कर ये कुर्ती वगैरह पहन रही है, ये सब शोभा नहीं देता बहू। तो अब मैं क्या करूं माँ जी? अब मैं क्या करूं से क्या मतलब? अब जा और जाकर साड़ी पहन ले और साड़ी पहनकर ही घर से बाहर निकल। और हाँ,
जल्दी आना, ज्यादा घूमते फिरते मत बैठना। ठीक है माँ जी। कृतिका को बहुत गुस्सा आता है और वो कुर्ती निकालकर साड़ी पहन लेती है। मैंने थोड़ी ना कोई जींस टॉप पहना था, बस कुर्ती ही तो पहनी थी। उसमें भी माँ जी को तकलीफ हो रही थी। ऐसे लग रहा है कि मैं अपनी स्कूल में आई हूँ और ये लोग मेरे सास ससुर नहीं बल्कि स्कूल टीचर हैं। ससुराल के पहले दिन ही हर गुजरते घंटे के साथ साथ कृतिका का गुस्सा और उदासी बढ़ती ही जाती है और वो दिन भर तुषार के कॉल का इंतजार करती है। इसे तो मैं 4 बार कॉल कर चुकी हूँ, लेकिन इसने अभी तक ना तो मेरा कॉल देखा है ना ही कोई मैसेज। वैसे तो शादी के पहले वो 50 बार कॉल और मैसेजेस करता था, फिर चाहे वो ऑफिस में हो या कहीं और हो। लेकिन आज शादी के बाद पहले दिन में ही मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। सबका रवैया मेरे लिए कितना अलग है। कहीं मैंने ये शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम में जब तानी कॉलेज से घर आती है तब वो अपनी माँ से बातचीत करने लग जाती है। आपको पता है माँ, आज लिपिका हमें अपनी काठमांडू के ट्रिप की तस्वीरें दिखा रही थी और वो देखकर मुझे भी बहुत मन कर रहा था कि हम लोग भी नेपाल जाए। पापा और भैया से बोलो ना कि वो हमें कहीं घुमाने लेकर जाए। अरे हाँ बेटा, मैं उन्हें बोल दूंगी। अरे वाह, काठमांडू, मैं वहां पर घूमकर आई हूँ तानी। वो जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और माँ, आप ना बस बातें मत बना और मेरी बात पर अच्छे से गौर फरमा। मैं कोई हवे में बातें नहीं बना रही हूँ। कॉलेज ट्रिप पर तो आप और पापा मुझे जाने भी नहीं देते। कम से कम परिवार के साथ तो कहीं घुमा कर लेकर आओ। अरे हाँ तानी, मैं तेरी बात समझ गई और इस बारे में मैं तेरे पापा और भैया से जरूर बात करूंगी। ये देखो, ये रहे मेरे काठमांडू के ट्रिप फोटोज। देखो, क्या बात है भाभी, आपकी फोटोज तो बहुत अच्छी आई है। कृतिका उनको अपने फोटोज दिखा रही होती है कि उतने में तानी को कॉल आता है और वो अपनी भाभी को इग्नोर करते हुए वहां से दूर चली जाती है, जिससे कृतिका को वापस बुरा लगता है। फिर रात में, सॉरी भाभी, वो शाम में मुझे एक सहेली का कॉल आ गया था, इसीलिए मैं बातों बातों में फिर से आपके पास आना भूल ही गई। कोई बात नहीं तानी, वैसे तुम इतनी रात गई कहाँ जा रही हो? खाना भी हो गया है। वो मेरी सहेली है ना लिपिका, हम दोनों साथ में आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। क्या बात है तानी, चलो मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। मेरा सारा काम भी खत्म हो गया है और वैसे भी मुझे यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो रहा है। ठीक है भाभी, चलिए। फिर कृतिका तानी और लिपिका के साथ आइसक्रीम खाने चली जाती है, लेकिन वहां पर तानी और लिपिका ही एक दूसरे के साथ गप्पे मारती है और कृतिका एक साइड में अकेली पड़ जाती है। सच कहते हैं लोग, ननंद भी कोई काम की नहीं होती। तानी ने तो मुझे शाम में भी इग्नोर किया और अब भी वो वही कर रही है, अपनी सहेली में ही घुसी पड़ी है। उसे तो याद भी नहीं कि यहाँ पर मैं भी हूँ। फिर बाद में घर जाने के बाद तुषार कमरे में बैठकर लैपटॉप पर अपना बचा हुआ काम कर रहा होता है। अरे कृतिका, आ गई तुम? मैंने सुना दोनों ननद भाभी आइसक्रीम डेट पर गई हो। तुम तो मुझसे बात ही मत करो तुषार, मेरा दिमाग पहले से ही काफी गर्म हो चुका है। अरे अब तुम्हें क्या हो गया? दिन में मैंने तुम्हें कितने मैसेजेस और कॉल किए थे, लेकिन तुमने मुझे एक का भी जवाब नहीं दिया। अरे तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझ के रखा है क्या? ये सब तुम क्या बोल रही हो कृतिका? ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ऐसा ही है तुषार। अरे नहीं यार, आज वाकई में ऑफिस में मुझे बहुत काम था, बैक टू बैक मीटिंग्स थी, इसलिए मुझे फोन देखने का भी समय नहीं मिला। कल का दिन भी मेरा ऐसा ही जाएगा, इसीलिए कल की आधी तैयारी मैं अभी कर रहा हूँ। तुम तो बस अपने काम पर ही ध्यान दो, मेरी तो किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। और अच्छा ही हुआ जो ससुराल के एक दिन में ही मुझे सबके असली चेहरे दिख गए। अरे कृतिका, ये तुम क्या बात कर रही हो?
मेरी पूरी बात तो सुनो। कृतिका तुषार की एक भी नहीं सुनती और वो कंबल ओढ़कर सो जाती है। फिर अगली सुबह वो अपने मायके चली जाती है, जहां पर उसे देखकर उसकी भाभी हैरान रह जाती है। कृतिका, तुम? भाभी, माँ और भैया कहाँ पर हैं? वो दोनों तो किसी काम से बाहर गए हैं, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? भाभी, मुझे उस घर में नहीं रहना है, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं भाभी। क्या? अरे ये तुम क्या कह रही हो कृतिका? और एक दिन में ऐसा क्या हो गया? मैं कुछ नहीं जानती भाभी, लेकिन मुझे इस ससुराल वगैरह की झंझट चाहिए ही नहीं। बेवजह शादी कर ली मैंने, तो गलती कर दी और फंस गई इस शादी में। देखो कृतिका, अपना दिमाग थोड़ा ठंडा रखो और तुम पहले बैठ जाओ। फिर आराम से बैठकर कृतिका अपनी भाभी को सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर प्रिया आश्चर्यचकित रह जाती है। बस इतनी सी बात, इसीलिए तुम यहाँ पर आई हो कृतिका? भाभी, ये कोई इतनी सी बात नहीं है। देखो कृतिका, एक दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों में तुमने ये कैसे तय कर लिया कि वो लोग बुरे हैं? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आपको पता नहीं भाभी, लेकिन वो लोग सच में बुरे हैं। नहीं कृतिका, देखो, जब तुम सुबह उठी थी तब तुम्हारी सास ने तुम्हें डांटा नहीं, बल्कि ये कहा कि आज का दिन लेट हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन कल से 7 बजे उठना। अब ससुराल तो बहू ही संभालती है, और अगर बहू ही देर से उठेगी तो कैसे होगा? 7 बजे तो तुम्हें उठना ही पड़ेगा। और अगर यहाँ पर कोई दूसरी सास होती तो वो तो तुम्हें पहले दिन ही डांट देती, लेकिन सरला काकी ने वैसा नहीं किया। उन्होंने तुम्हें प्यार से बताया। और पापा जी का क्या? उन्होंने तो मेरे खाने की कितनी बुराई की। जाहिर सी बात है कृतिका, हर परिवार में कोई ना कोई सख्त व्यक्ति होता ही है। और वैसे भी नंदोई जी ने भी तो तुम्हें कहा था ना कि भूषण काका बाहर से सख्त और अंदर से नरम है, और वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि सबके साथ ऐसे ही पेश आते हैं। वो तो है। और रही बात कुर्ती पहनने पर डांटने की, तो सरला काकी ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि तुम हमेशा के लिए साड़ी ही पहनो। उन्होंने तो बस तुम्हें 1.25 महीने के लिए कहा है। वैसे मुझे तुम्हारी आवाज से ही लगा था कि कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तो मैं भी क्या करती भाभी? देखो कृतिका, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, लेकिन तुमने चीजों को बस गलत पहलू से देखा, अच्छे पहलू से नहीं। इसीलिए तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। तुमने ये बिल्कुल नहीं देखा कि नंदोई जी वाकई में व्यस्त थे, इसीलिए वो तुम्हें मैसेज या कॉल बैक नहीं कर पाए। और रही बात तुम्हारी ननद तानी की, तो उसके साथ क्या, लेकिन तुम किसी के भी साथ इतनी जल्दी इतना अच्छा रिश्ता नहीं बना पाओगी। हर एक चीज को होने के लिए वक्त लगेगा, और तुमने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें रखी। शायद आप सही कह रही हो भाभी। देखो कृतिका, जब मैं भी यहाँ पर आई थी तो मुझे भी घुलने मिलने में काफी समय लगा था, लेकिन थोड़े दिनों बाद सब ठीक हो गया। और तुमने यहाँ पर एक दिन में ही अपने ससुराल को बुरा घोषित कर दिया। तुम किसी को नहीं बदल सकती, इसीलिए सबके साथ प्यार और खुशी से रहो और उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाओ। तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग हैं, इसीलिए जाओ और जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। शुक्रिया भाभी, आपकी बातें सुनकर अब मुझे समझ आ गया है कि मैं कितनी गलत थी। लेकिन अब मैं आपकी बातें ध्यान में रखूंगी और सबके साथ प्यार से रहूंगी। फिर कृतिका वापस अपने ससुराल चली जाती है और सबके साथ प्यार से रहकर थोड़े ही दिन में वो घुल मिल जाती है।